अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बजट के हवाले से आज फिर थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू को ओरिएंट करते हैं और थोड़े और आदाद व शुमार स्टैट्स शामिल करते चलते हैं। एक जो बाय एंड लार्ज इस बजट के हवाले से बात आ रही है या तनकीद आ रही है, बिज़नेस कम्युनिटी ने इसको वेलकम किया है विच इज़ अ प्लेजेंट साइन, लेकिन जो तनकीद हमें कुछ एनालिस्ट्स भी करते हुए नज़र आ रहे हैं या जो नॉन पार्टिजन लोग हैं वो भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ये हैं कि बजट और प्रो पुअर होना चाहिए था, प्रो पीपल होना चाहिए था। बजट में उन लोगों को ऐसा लगता है कि अकोमोडेट किया गया है जो कि ऑलरेडी वेल ऑफ हैं या जो मिडिल क्लास या आपका जो दरमियाना तबका है, निचला तबका है, उससे ताल्लुक़ नहीं रखते। लेट अस इंट्रोस्पेक्ट फर्दर, थोड़ा सा इस तनकीद को हम लोग मज़ीद प्रोब करते हैं नाजरीन, और आज इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये होगी कि सियासत से हट कर एक फैक्ट बेस्ड डिस्कशन करें, आदाद व शुमार के ऊपर बात करें और फैक्ट पे बात करें, पॉलिटिकल रेटरिक से एक बालाए ताक होकर। बहरहाल इस हवाले से इसकी शुरुआत करने के लिए हमारे लिए ये भी लाजिम व मलजूम है कि जो कुछ आदाद व शुमार हैं उनको हम नुकाती शक्ल में आपके आगे पेश करें कि एक्चुअली बात क्या है एंड वेदर वी वांट इट और नॉट, लेकिन सियासत की झलक आई जाती है बिकॉज बजट एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट। तो उस हवाले से भी चंद चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, बट ऑफ कोर्स वेरी रेलिवेंट एंड कंसर्न्ड विद द बजट ओनली। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, फौरी तौर पर अपने बहुत मौजूद मेहमान रुख करती हूँ इस मौजू पर। बजट 2026 बजट कारोबार, बरामदात और तनख्वाहदार तबके के लिए साजगार है। हुकूमत मुआशी इस्तेकाम के मरहले से निकलकर अब पायदार मुआशी तरक्की की जानिब बढ़ रही है, क्लेम्स वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। बजट के मुताबिक अगले साल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, अब नाजरीन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है, तकरीबन 1700 अरब रुपए वसूल करने की तवक्को है, जो कि इस साल की वसूलियों से तकरीबन 12% ज़्यादा का इजाफा है। यानी कि दिस इम्प्लाइज के हर लीटर पर मजीद 6 से 9 रुपए फ़ी लीटर जो लेवी है वो मजीद आयद होगी। और ये भी याद रखा जाए कि इसके ऊपर जो एक कैप था, जो पार्लियामेंट्री एक कैप था, वो अब नहीं है। और ये यानी कि 9 से 6 रुपए जो लेवी होगी वो भी आलमी तेल की कीमतों में किसी तब्दीली से पहले होगी। बजट में एक तरफ दूध, घी, बच्चों का फार्मूला मिल्क और दूध से बनी दीगर मसनूआत पर टैक्सेस आयद हैं, दूसरी तरफ बैरून मुल्क सफ़र करने पर बिजनेस क्लास के इस्तेमाल पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED 3,50,000 रुपये से कम होकर 50,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के लिए बिजनेस क्लास टिकट पर ड्यूटी के लिए 1,05,000 रुपये से कम करके 25,000 रुपये सिर्फ करने की तजवीज़ है। यूरोप जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए FED को 2,10,000 रुपये से कम करके 40,000 रुपये कम करने की तजवीज़ है। जायदाद खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% 1.25% करने की तजवीज़ है। जबकि फाइलर्स, ये अच्छी बात है नाजरीन, फाइलर्स को इनकरेज किया है। फाइलर्स के लिए जो जायदाद की फ़रोख्त है उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% कर दिया गया है। 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी रखने वाले कारोबारों पर आयद सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला है, जबकि 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह भी 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। गैर मुल्की असासे, ये भी इंटरेस्टिंग है नाजरीन, रखने वालों पर आयद कैपिटल वैल्यू टैक्स CVT ख़त्म करने की तजवीज़ है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के ज़रिए जो है बैरून मुल्क शॉपिंग में जो है वो आसानी होगी, यानी कि क्योंकि अदायगियों पर विद होल्डिंग टैक्स 5% से कम करके 0.5% करने की तजवीज़ है। लेकिन ये हम इसको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर देखें तो ये एक अच्छा स्टेप है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक समेत मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे आम फहम ज़बान में यूट्यूबर्स कहते हैं, इनके ऊपर जो आमदन होती है वो हासिल करने वालों पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। गुज़िश्ता रात हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की भी जो कीमतें हैं उसमें कमी हुई है, और साथ पेट्रोल पर जो पेट्रोलियम लेवी है वो 8 रुपीज़ 67 पैसा के इजाफे के कर दिया गया है, और पेट्रोल पर जो लेवी है उसका इजाफा हुआ है 9 रुपये 34 पैसे की कमी हुई है। इस वक्त पेट्रोल पर जो लेवी है वो तकरीबन 106 रुपये है, जबकि डीजल पर जो लेवी है तकरीबन 53 रुपीज़ की है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक, ये अब इंटरेस्टिंग स्टैट है एक नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम 6 साल पहले के मुकाबले अब गंदम, चावल, दालें, दूध और गोश्त कम मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस रिवील्स द पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे इटसेल्फ। माहाना फीकस गंदम और आटे के इस्तेमाल जो 7.0 किलोग्राम से कम होकर 6.59 किलोग्राम रह गया है, जबकि चावल का इस्तेमाल 1.06 किलोग्राम से कम होकर 0.86 किलोग्राम हो गया है। दालों का इस्तेमाल 0.35 किलोग्राम से कम होकर 0.26 kg हो गया है। ताज़ा दूध का फीकस इस्तेमाल 6.85 किलोग्राम से कम होकर 6.15 हो गया है। गोश्त
हर तरह का इस्तेमाल, जिसमें वाइट और रेड मीट शामिल है, इस्तेमाल 0.61 kg से कम होकर 0.50 kg हो गया है। नाज़रीन, एक जो बाइंग पावर है उसके ऊपर ये एक बड़ा जो स्टैट है अहम निशानदही करता है कि वो कम हुई है अवाम की इन द लास्ट 6 ईयर्स। गुज़िश्ता बरस वफाकी हुकूमत चलाने के लिए 971 अरब रुपए जो है वो खर्च हुए। इस बजट में जो वफाकी हुकूमत चलाने के लिए जो एक्सपेंस है, अखराजात है, वो 1021 अरब रुपए तक जाएंगे। हमें मरात में नुमाया कमी की तवक्को थी। मोहम्मद ज़ुबैर ये इस पर एक रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। और एक PTI का इंटरेस्टिंग रद्द-ए-अमल ये है कि वो ये कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा PTI से वज़ीर आला की मुलाकात और वाज़े खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से जो मुलाकात है वो हो जाए और वाज़े हिदायत आ जाए, उसके बगैर हम वफाकी हुकूमत को किसी तरह की रकम नहीं देंगे। ये सलमान अकरम राजा एक बड़ा दिलचस्प और इससे मुंसलिक बयान देते हैं। ओवर टू आवर गेस्ट नाजरीन राइट अवे। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ यहाँ पैनल में तशरीफ़ फरमाए, एडवाइज़र इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री और वेरी लर्नड इकोनॉमिस्ट हिमसेल्फ। वेरी वार्म वेलकम खुर्रम साहब। इससे पहले खुर्रम साहब को हम अपने प्रोग्राम्स में एज एन इकोनॉमिस्ट इंटरव्यू करते रहे हैं in my previous programs on past channels, so happy to see खुर्रम साहब in this capacity। खुश आमदीद आपको बहुत बहुत। उस्मान शौकत साहब नाजरीन सदर रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के और मतलब वेरी वेल लर्नड पर्सन ऑन इकोनॉमिक स्टैट्स हिमसेल्फ। तमाम मामले पे हमसे जुड़ते हैं और अपने मौक़िफ़ जो स्टेक होल्डर्स हैं रेलेवेंट उनका मौक़िफ़ हमारे साथ पेश करेंगे पूरे प्रोग्राम में। और वैसे भी शोज़ में हमारे साथ ऑन एंड ऑफ माशाल्लाह ही इज़ ऑलवेज अ पार्ट, रेगुलर पार्ट शुड आई से। बहुत खुश आमदीद आपको उस्मान साहब, प्लेजर हैविंग यू अगेन। खुर्रम साहब, मैंने थोड़े स्टैट्स आपके सामने नाजरीन के सामने पहले से रखे कि ये लोग क्यों बात कर रहे हैं कि ये एक प्रो रिच बजट के तौर पर ज़्यादा देखा जा रहा है बनिस्बत इसके कि उसको प्रो पुअर या अवाम दोस्त बजट के तौर पर देखा जाए। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप इस पे किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। प्लेजर, थैंक यू फॉर कमिंग। जी देखें, इसमें ना 4 बड़े प्रिंसिपल्स को सामने रखा गया है बजट बनाते हुए। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें एक आम पाकिस्तानी का क्या फ़ायदा है, और बजट में होना भी यही चाहिए एज अ प्रिंसिपल, क्योंकि अगर एक आम आदमी को आप सामने नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। आम आदमी में आपका तनख्वाहदार तबका भी आता है, डेफिनेटली आम आदमी में आपका वो गरीब भी आता है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है। आम आदमी में एक आपका जो है किसान भी आता है, काश्तकार जो है वो आता है। एक आम आदमी में नौजवान जो है मेहनत कश भी आता है आपका, चाहे वो IT से मुंसलिक है, चाहे वो अपने कारोबार से मुंसलिक है, चाहे वो कहीं जॉब कर रहा है। उसके साथ साथ आम जो है अगर और बात करें तो हमारी औरतें हैं, हमारे बच्चे सब आते हैं। सोशल साइड की मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आप देखें, इन सब के लिए जो एक बेहतरीन ड्राइवर होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री, बिज़नेस। ये जो हमारे कोलीग भी बैठे हैं इनसे भी आप पूछ सकती हैं, क्योंकि ये अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये अगर पैदावार नहीं बढ़ाएंगे तो इकॉनमी चलेगी कैसे? Correct. और ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि खुद आके जो है कारोबार करना। गवर्नमेंट का काम है एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना और एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसके अंदर कॉस्ट कम हो, आसानी ज़्यादा हो, ताकि वो सरमायाकारी करे। और सबसे बड़ी बात ये डायरेक्शन और सर्टेनिटी हो। ये 4-5 मैंने आपसे इस चीज़ें इसलिए डिस्कस की ताकि एक कॉन्टेक्स्ट मिल सके कि बजट है क्यों, ये बजट क्यों थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों दूसरे बजट नहीं थे। मैं इस बजट को कल से एक नाम दे रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल में इसकी कुछ रिफ्लेक्शन है, जो कि इसे हम कहते हैं फ्रॉम बर्डनिंग टू ब्रॉडनिंग। अच्छा। यानी कि हम पहले जो जितने बजट्स आए ज़्यादातर उसमें बर्डनिंग ज़्यादा थी, यानी कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को टैक्स लगाया जाता था, जहाँ पे टैक्स नहीं मिलता था वहाँ टैक्स नहीं लगाया जा रहा था, आपको भी पता है अच्छी तरह से। और सनतों को और बरामदात को हम नाम लेते थे कि जी एक्सपोर्ट करनी है और हमें एक्सपोर्ट पे चलना चाहिए और हमें इंडस्ट्री को चलाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड ऐसा हो नहीं रहा था। ये बजट एक ऐसी कोशिश है उस डायरेक्शन में जिसके अंदर सनतों को सपोर्ट मिले, ख़ासकर एक्सपोर्टर्स को। यहाँ हम कुछ चीज़ें बनाएं और दुनिया में उसको बेचें और कम्पिटिटिव हों। आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को मुस्तहकम कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं बस इसको क्लोज कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो दूसरा ये हो कि जी तनख्वाहदार तबके को भी सपोर्ट मिले, उसे भी बहुत ज़्यादा बर्डन किया गया है। एट द सेम टाइम जो तबकात ऐसे हैं जो कि बड़ा शेयर हैं मईशत का, यानी कि उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है लेकिन वो टैक्स में नहीं है। रिटेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, होलसेलर्स की बात कर रहा हूँ, सर्विस सेक्टर जी। और फिर किसान और काश्तकार को एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर पैकेज भी दिया गया है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम हो या फिर जो है वो सरखेज़ी का प्रोग्राम हो, वो भी। उसके साथ साथ गरीब की जो मैं बात कर रहा हूँ,
دیکھیں منیمم ویج بھی بتائی گئی ہے کہ منیمم ویج کتنی ہو, 10% اس میں اضافہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو BISP کا پروگرام, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس میں 838 ارب روپے رکھے گئے ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہیں. دیکھیں ایک طرف اگر ٹیکس 17% بڑھانے 22 لاکھ سے کم والے جو افراد ہیں جو سالانہ جو کما رہے ہیں ان کے لیے کوئی ٹیکس ریٹ میں کمی نہیں ہے. ان کے 22 لاکھ سے لے کے 23 لاکھ تک نہیں بہت اچھا پوائنٹ آپ نے, میں بتا دیتا ہوں. بٹ بلو 22 لاکھ جو جن کی اینوئل انکم ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو کام شروع ہوا نا, یہ پچھلے بجٹ سے شروع ہوا ہے, ڈائریکشن آف ٹریول جیسے کہتے ہیں. پچھلے بجٹ میں جو 1 لاکھ روپے کما رہا تھا اس پہ 500 روپے ٹیکس کر دیا گیا. پہلے وہ 2-2.5 ہزار دے رہا تھا, وہ 500 کر دیا گیا. اور جو 10 لاکھ سے 22 لاکھ کے بیچ میں کما رہا تھا اس کا جو ریٹ تھا, اگر وہ 15% دے رہا تھا تو وہ 13 ہو گیا, اور جو 23 دے رہا تھا وہ اب 20 ہو گیا. یعنی کہ 2 بجٹ کے اندر 25 سے نیچے کر کے ٹیکس کو سیلری کلاس 20% پہ لایا گیا ہے. اور دیکھیں اگر آپ کو شروع کے بریکٹس میں 500 روپے 1 لاکھ جو کما رہا ہے مہینہ, 500 روپے میرا نہیں خیال کوئی بہت بڑی رقم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکوٹی اینڈ فیئرنیس وہ ایک الگ چیز ہے کہ جی ہر طرح سے اسے جو ہے بہتری ملنی چاہیے, صرف ٹیکس کی بات نہیں ہوتی, اسے الیکٹریسٹی پرائسز بھی کم ملے. لیکن وہ ہے 6 لاکھ روپے سے, میں لاکھ روپے کہہ رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں جو لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے وہ 500 روپے ٹیکس ہے اس پہ. بٹ آئی تھنک جو 6 لاکھ سے اس کے اضافی وہ ہے مطلب جن کی 6 لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے اس پہ کوئی پرسنٹیج ہے. بالکل ہے ٹیکس. میں تو کہہ رہا ہوں آف دا اماؤنٹ وچ از ایکسیڈنگ 6 لاکھ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شروع کے 2 بریکٹس یا 3 بریکٹس تھے لاسٹ ایئر اس میں ان کو دیا گیا تھا, تو اس وجہ سے ان کو اضافہ نہیں دیا گیا. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں 500 روپے اور زیرو کریں گے آپ, وہ بھی ہو جائے گا, لیکن 500 روپے میں کہہ رہا ہوں کم. لیکن یہ جو دیکھیں 22 لاکھ سے آگے ہیں نا اکارڈنگلی. لیکن ایک سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے وہ لوگ, میرا بھی یہ خیال ہے کہ وہ بھی مڈل کلاس میں ہی شمار ہوتا ہے. بالکل ہے, تو دیکھیں کوشش ہی کی ہے اکراس دا بورڈ جو ہے وہ اس مرتبہ زیادہ ریلیف دیا جائے. عثمان صاحب, یہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ایکسپورٹرز, ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو بہتر کرنے کے حوالے سے ابھی خرم صاحب نے نشاندہی کی. میں نے شاید آپ کا بیان چیمبر کا پڑھا جس میں آپ لوگوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے. بٹ واٹ ایلس, یہ ڈائریکشن بھی ایک انہوں نے کہا کہ ایک سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے. سرٹنٹی ہے, ڈائریکشن ہے, استحکام ہے, یا آپ کو مسنگ لگ رہی ہیں یہ ایلیمنٹس؟ یہ پلیز اس پہ آپ کی فیئر اینڈ اسکوائر رائے. جی فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. بہت شکریہ آج مدعو کرنے کے لیے. دیکھیے بجٹ جو ہے وہ اس کو اگر میں ایک سینٹنس میں سم اپ کروں تو ہم ہر طرف سے سن رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹیبلٹی کا بجٹ ہے. بالکل ہے, ہم اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرتے, اور بالکل ایک اسٹیبل انوائرمنٹ کو گورنمنٹ نے کریٹ کیا. لیکن اٹ از ناٹ اے بجٹ آف ٹرانسفارمیشن. جو ہم اکنامک ٹرانسفارمیشن اس ملک میں چاہتے ہیں وہ ابھی بھی آئی فیل اس میں سے لیکنگ ہے. دیکھیے وی ول گیو ٹو دا گورنمنٹ اسٹیبلٹی, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, ہمارے لیے بہت بہترین ہے. ہم کئی سال پہلے بینکرپسی کے دہانے پہ کھڑے تھے, آج ہم اسٹیبل ہیں. لیکن کیا اسٹیبلٹی انف ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک ناؤ وی ہیو ٹو گو بیانڈ دا اسٹیبلٹی اینڈ go towards the growth targets. دیکھیے I have to give to the government, macro economics are great. انہوں نے ہماری جو آج فورن ریزروز کی سچویشن ہے 4 بلین سے 3 سال پہلے آج 17 بلین پہ, انفلیشن, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ کی پر کیپٹا جی ڈی پی 1900 پہ چلی گئی ہے. وی مسٹ کمنٹ دیٹ. سیلری کلاس کو انہوں نے جو ریلیف دیا یہ بہت عرصے سے بات ہو رہی تھی, وی مسٹ کمنٹ دیٹ. دیکھیں جو اچھے کام کیے وہ ضرور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی جو انہوں نے کنسٹرکشن, ریل اسٹیٹ اس کو تھوڑا سا ٹریگر کرنے کے لیے دیا, 40+ انڈسٹریز اس کے ساتھ لنکڈ ہیں. آف کورس جو آئی ٹی کو دی گئی, ایکسپورٹ کے ٹیکس کم کیے گئے, یہ ساری چیزیں بہت خوش آئند ہے. میں تو ایک اور چیز کہوں گا انہوں نے اچھی کی, جو سی وی ٹی آن فورن ایسٹس انہوں نے ختم کیا. آئی تھنک وہ ڈاکیومنٹیشن کو بہت ہیلپ کرے گا. آپ کے لوگ کم از کم ٹیکس نیٹ میں آنا شروع ہوں گے, جو لوگ باہر شاید ڈیو ٹو کمپلشنز نہیں دیتے تھے. ایکچولی وہ بھی بہت ہائی تھا, 1% واز دی ریٹ دیٹ دے ہیڈ ٹو پے. تو وہ بھی اب ایک بہت اچھا اقدام ہے. لیکن دیکھیے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, جو ہمارا مین ایشو تھا, اس کو انہوں نے ایڈریس کیا. جتنا آئی ایم ایف کے, دیکھیں آئی ایم ایف کے فنگر پرنٹس آر آل اوور دس بجٹ, وی نو دیٹ. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ نہیں ہیں تو ظاہر کمپلشنز موجود تھیں, اس کے ہوتے ہوئے دے ہیو ڈن واٹ دے کوڈ ڈو. لیکن دیکھیے دس از ویئر وی اسٹینڈ اینڈ سورٹ آف لک فارورڈ کہ ہمیں گروتھ کہاں سے آئے گی. جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے تھے, جو اسٹرکچرل ریفارمس کی ہم بات کرتے تھے, دے آر یٹ ٹو بی سین. دیکھیے ایکسپورٹ لیڈ بجٹ, ہم جب پرائم منسٹر صاحب سے لاسٹ ویک ملے, انہوں نے کہا یہ ایکسپورٹ لیڈ بجٹ ہوگا, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ آئے گی. یس ٹیکس کم ہوا, لیکن مجھے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے کچھ نظر نہیں آیا. دا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو بیک بون ہوتا ہے, ہم یہی کہتے تھے اس کے لیے ایکسیس ٹو فائنانس تھوڑی سی لے آئیے, کچھ اس کے لیے سوچئے کہ ہاؤ دیٹ کین بی پروپیلڈ ٹورڈز گروتھ. اس میں کوئی وی ہیونٹ سین مچ. اور بجلی گیس کے نرخ جیسے ہیں, ہاں ایگزیکٹلی, انڈسٹریل سیکٹر کے لیے علیحدہ, لیکن ایز ویل ایز ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے, گھریلو صارفین کے لیے بھی ایک اوور آل ایک ایشو ہے. اس کو کتنا ایڈریس کیا گیا, دیٹ از انڈیڈ اے کوسچن دیٹ اسٹل. میں مجھے اجازت دیجیے گا, وہ دا جنٹلمین. ناظرین بریک کی طرف بڑھتے ہیں, ڈونٹ گو اینی ویئر, واپس آتے ہیں اس پہ.
वेलकम बैक नाजरीन. खुर्रम साहब, कुछ कई सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं. बिजली गैस के निर्ख कम होते, वहाँ पर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था आवाम पे जो आ रहा था, और एक बात है, मतलब ये प्लीज़ इसको थोड़ा जस्ट इन लेमैन टर्मिनोलॉजी कि ये सारी चीज़ें आम आवाम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, जैसे घी हो गया, फार्मूला मिल्क हो गया, दूध से बनी मसनूआत हो गई, उनके ऊपर इजाफी ड्यूटीज़ आयद हैं और उनको महंगा कर दिया गया है. बट ट्रैवलर्स को बड़ा मतलब एक फैसिलिटेट किया जा रहा है, आप यूरोप जाएं, जनूबी अफ्रीका जाएं, ये क्या चक्कर है? बिजनेस क्लास के टिकट्स. नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ. पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ, उस्मान साहब का एक मैं जवाब देना चाहता हूँ. श्योर, मैं बिल्कुल सही पॉइंट आउट किए, चैलेंजेस भी सही पॉइंट आउट किए. इसमें एक जो एसएमई की बात कर रहे थे, देखिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पहले तो मैं ये बताऊँ कि पाकिस्तान प्राइमरीली पाकिस्तान इकॉनमी और ये जो रीजनल इकॉनमीज़ हैं, इमर्जिंग इकॉनमीज़, ये ख़ास तौर पे छोटे कारोबार पे मुनसर हैं. हमारी भी एक्सपोर्ट्स का एक अच्छा खासा हिस्सा एसएमई से आता है. अच्छा खासा हिस्सा जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो एसएमई से आता है. करेक्ट. और एसएमईज बैकबोन होती है इमर्जिंग मार्केट्स की, जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं उनकी बैकबोन होती है. डेवलपिंग कंट्रीज हमारी 92% जो कारोबार है ना, 92% वो एसएमईज हैं. करेक्ट. यानी कि घरों में छोटे कारोबार खुले हुए हैं, दुकानें हैं और बहुत सारी स्ट्रीट बिजनेसेस हैं. तो और उसमें इनफॉर्मल काफ़ी हैं. ठीक है. इसमें देखें एक बड़ी चीज़ क्या हुई है कि अगर आपका लेट्स से 15 करोड़ से 50 करोड़ तक के बीच में बिजनेस है अगर आपका, तो यानी कि प्रॉफिट है, इस पर एक लगता था सुपर टैक्स. ये नॉर्मल टैक्स से ऊपर था. आज जो एसएमई का टैक्स है ना, या एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो 20% या उससे भी कम होता है. अगर 20% है और बड़े बिजनेसेस पे 29% बेस रेट है टैक्स का, उस अगर जो बड़े बिजनेस है उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा सुपर टैक्स भी था, उसको हमने कम किया. 50 करोड़ या ज़्यादा का जो प्रॉफिट कमा रहा है उसके ऊपर वो सुपर टैक्स 10 से 8 कर दिया है. लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें कारोबार आते हैं वो है 15 करोड़ से लेकर 500. 15 करोड़ से नीचे तो सुपर टैक्स है ही नहीं. दुरुस्त, राइट. तो वो जीरो कर दिया है. वो जीरो कर दिया है. आप ये देखें ना, मतलब एसएमईज के लिए भी आपने अच्छा. जी, मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो कारोबार नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं वो इसी में आते हैं. तो हमने उसको 15 करोड़ से 5 करोड़ बिल्कुल जीरो कर दिया. दूसरा ये फाइनेंसिंग, इनको ऑब्वियसली फाइनेंसिंग बहुत मिलनी चाहिए, लेकिन सब्सिडाइज रेट्स पे मिलती है. और प्राइम मिनिस्टर के जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. ये देखें, अच्छी ये बात है. हाँ. तीसरी चीज़ क्या है, एक्सपोर्टर्स के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं. एक्सपोर्टर्स के लिए तो सुपर टैक्स बिल्कुल जीरो हो गया. आज आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप पे सुपर टैक्स है ही नहीं. 10% जो था, यानी अगर 40% टैक्स था तो वो 30 हो गया या 29 हो गया. और दूसरा ये कि एक्सपोर्टर के ऊपर 2% उनकी सेल्स पे टैक्स है. एक था मिनिमम टैक्स, एक था एडवांस टैक्स. वो तो आई बिलीव वो उन्होंने टेक्सटाइल वालों के लिए ये उसमें से बता सकते हैं. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, एक्सपोर्टर के लिए बहुत बड़ी मुराद है इसके अंदर. और मुझे बताएं 4.5% पे आपको अगर नहीं 4.5% अगर आपको 4.5% पे फाइनेंसिंग मिल रही है और मार्केट रेट 12% है, तो कितना बड़ा आपको फायदा मिलेगा. करेक्ट, आई एग्री. ये बात है. जी, ये जो 2-3 चीजें थी, इनका एक जुमले में अगर एक बता पाएं कि ये जो आप ट्रैवलर्स को एनकरेज कर रहे हैं. मैं बताता हूँ. हाँ, इनका जरा बता दें. आपने बताया, और ये घी पे, बेबी फॉर्मूला मिल्क पे वाई टैक्स दी. वो डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स हुआ है. इंपोर्ट ड्यूटीज को नीचे किया जाता है क्योंकि हम इंपोर्ट ड्यूटी को कम इसलिए कर रहे हैं और छोटी छोटी मिकदार में कम हो रहा है. 5 साल का प्लान है. उससे क्या होगा कि मुना पाकिस्तान में कंपेटिटिवनेस के लिए टैरिफ रिफॉर्म्स हो रहे हैं. होता क्या है कि आप ट्रेड को, अपनी तिजारत को लिबरलाइज करते हैं, यानी कि आप कहते हैं यार पाकिस्तान में आने दो, जरा compete करके देखें कि हमारे जो लोकल बिजनेसेस हैं वो किस तरह अपने आप को बेहतर. बहुत बड़ा मसला है. जी, बहुत बड़ा मसला है कंपेटिटिवनेस का. जो आप बिजनेस क्लास की बात कर रही है ना, उसमें क्या है इंपॉर्टेंट. देखें, जो एयर ट्रैवल है ना, ये लग्जरी नहीं है. एयर ट्रैवल जो है नेसेसिटी है, नंबर 1. अब बिजनेस क्लास के लिए क्या हो रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा. आपने जिस तरह उसको फ्रेम किया, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ. हो ये रहा था कि हमारे यहाँ से बिजनेस क्लास में जो लोग जा रहे थे, एक तो देखें जो बिजनेस क्लास में जाते हैं ज़्यादातर बाहर, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो अपनी बिजनेस के लिए भी जाते हैं. अब और सरमायाकारी लाने के लिए लेके जाते हैं. ये बैठे हैं, आपको बताएंगे. नहीं, इसमें एक पॉइंट मुझे ऐड करने दें. हुआ ये है कि ये रहा था कि उसकी ना टैक्स नहीं आ रहा था. वो हो ये रहा था कि यहाँ से जहाज पे लोग चढ़ते थे और दूसरी एयरलाइन को कैश में पे करके
और राइट, अच्छा, टैक्स को जो है ना वो चोरी कर रहे थे। इंटरेस्टिंग, ये दिस इज समथिंग आई वाजंट अवेयर ऑफ। जी उस्मान साहब, जी ये ऑब्जर्वेशन ठीक है उनकी इस पे? जी ये रिगार्डिंग बिजनेस क्लास, जी ये तो हो रहा था। आई विल टेल यू, लोग यहाँ से दुबई फ्लाई करते थे, दुबई से टिकट लेके आगे यूरोप अमेरिका निकल, मुझे तो कुछ टैक्स ही नहीं मिल रहा, तो क्या जो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा था वो भी जाना शुरू तो ये तो हो रहा था, वो हुडविंक कर रहे थे। लेकिन एक चीज मैं खुर्रम साहब की कहूँगा, देखिए एसएमई सेक्टर की इन्होंने फिगर्स पे बात की, एक फिगर और भी है जो बहुत हमारे लिए अलार्मिंग है, वो ये है कि एसएमई जो बैकबोन हम कहते हैं उसको एक्सेस टू फाइनेंस जो कमर्शियल बैंक्स ही देते हैं ना जी, लोन गवर्नमेंट तो नहीं आके देती। आज 7% कमर्शियल बैंक्स, यानी 100 रुपए में से सिर्फ 7 रुपया एसएमईज को मिलता है। इंडिया में जो हमारा नेबर है वहां 25 रुपए मिलता है, तो 25% एक्सेस टू फाइनेंस टू एसएमईज वर्सेस 7%। हम यहाँ पे आके बात करते हैं कि आपकी जो कमर्शियल बैंक्स की एनवायरनमेंट है, नो वन वांट्स टू टच देम, वहां पे फिर गवर्नमेंट की तरफ हम देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली जेंटलमैन, आई एम रनिंग आउट टाइम, मुझे फौरी वक्फे पे जाना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एट इन दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। नाजरीन ब्रेक पे चलते हैं, डोंट गो एनीवेयर, हम लौटेंगे एक सेगमेंट के बाद अपने। वेलकम बैक नाजरीन, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो एक और एंगल है वो शामिल गुफ्तगू करते हैं। एक और ओपिनियन सियासी तौर पर मुनफरिद और बड़ा लर्नड कि इस वक्त हो क्या रहा है और एक्चुअली होना क्या चाहिए बजट की आमद के बाद, और ख़ास तौर पर ये जो मेगा नेगोशिएशंस जो चल रही हैं पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन। ऑब्वियसली ये भी एक एपिसेंटर है पूरे मुद्दे का। तो यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ अब तशरीफ़ फरमाया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान पार्टी के रूह रवां और वेरी लर्नड पॉलिटिकल ओपिनियन हिमसेल्फ। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको बहुत खुश आमदीद। शायद एक तफरीक हम हमेशा करते हैं लेकिन इस मरतबा ऑल द मोर रीज़न सर, 5वां बजट अब ये है चूँकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ही तहत। दो ये कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस मरतबा मुख्तलिफ हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। स्टेटस को ही ज़्यादातर है बाय एंड लार्ज, और इसके सारे बीचम बीच ये जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान अब जीबी के हवाले से भी है कि पीएमएलएन ने उन्हें ऑफ़र कर दिया है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और आपको हम खुली ऑफ़र देते हैं कि आप गवर्नमेंट बनाएं। तो क्या ये पीपल्स पार्टी से इन रोड्स हो पाएंगे इसके बाद? देखिए ये मीनिंगलेस बातें हैं। इलेक्शन वहाँ जो हुआ वो भी सबके सामने है, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आप हुकूमत बना लें, क्या कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमतें पहले भी कर चुके हैं सारे वहाँ पर। इसलिए आज मुल्क की बात करें, मुल्क के मामलात की बात करें। बजट जो है ये, इससे हमारा बजट बिल्कुल बेमानी हो चुका है, क्योंकि आपके अखराजात जो हैं वो आमदन से ज़्यादा हैं। तो आप अज़ाफ़ी टैक्स लगाकर और अज़ाफ़ी कर्ज़े लेकर मुल्क के मामलात चलाते हैं। इस तरह मुल्क चलते नहीं हैं। तरक्की के लिए आपको चंद बुनियादी चीज़ें चाहिए मुल्क में, अगर हालात को आपने वाकई दुरुस्त करना है। एक, आपको मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहिए। जब ये नहीं होगा मुल्क नहीं चलेगा। दूसरा, आपको रिफॉर्म चाहिए मुल्क के अंदर, मैसिव रिफॉर्म्स चाहिए। हमारे मुल्क का हर निज़ाम ख़त्म हो गया है। आपने अपनी आमदन जो है उसको आपने बढ़ाना है और आपने जो अखराजात हैं उनको कम करना है। इसके लिए आपको हुकूमत के हर निज़ाम में बड़े बुनियादी इस्लाहात करनी पड़ेंगी। सर वो तो कहेंगे इस्लाहात हमने कर ली हैं, 26वीं 27वीं तरमीम आ गई हैं, तो ये इस्लाहात ही हैं बड़े पैमाने पे कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग। ये वो इस्लाहात हैं, आइन को अमेंड करना इस्लाहात नहीं होती। ये वो इस्लाहात हैं जिनको कल आपने फिर इस्लाह करनी पड़ेगी, अंडू करना पड़ेगा। अंडू करना पड़ेगा, इससे मुल्क नहीं चल सकता। ये बात अगर हमें समझ नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये 3 चीज़ें बुनियादी हैं मुल्क के अंदर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मुल्क ये न मईशत चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। असल बात मईशत की है, मईशत को कैसे ग्रो करेंगे। आप देख लें दूसरे मालिक क्या कर लें। बांग्लादेश में भी बजट दिया है, तो उसको स्टडी कर लें कि वो उन्होंने क्या किया है, ये कि जमहूरियत के क्या असरात होते हैं मुल्क की मईशत पर, वो आपको उस बजट में नज़र आता है। हालांकि वहाँ भी एक लूली लंगड़ी ही जमहूरियत रही है, लेकिन और अभी तो बड़े पैमाने पे वहाँ एक रिबेल हुआ, उसके बाद फिर उसके नतीजे में बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ जी। उसको आप देख लें कि वो भी, क्योंकि हम इकट्ठे थे, एक ही मुल्क था, वो अलहदा हुए, वो अक्सरियत में थे उस वक़्त। तकरीबन 6.25 करोड़ थे, मगरबी पाकिस्तान जो था ये 4.25 करोड़ था। उसके बाद वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, तो आज बजट को कंपेयर कर लें। तो ये सब चीज़ें, बजट सिर्फ खुद कुछ नहीं कर सकता।
آپ کے ملک کے نظام کیا ہر ہے. مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا ان سے موازنہ نہیں بنتا، کیونکہ ہم جب بھی یہ چیزیں حکومتی وزراء یا ان کے جتنے ان کے سپیکرز ہیں ان کے آگے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا موازنہ ہی نہیں بنتا. ہمارا اس طرح کا IMF پروگرام ہے جس کے تحت ہم بندھے ہوئے ہیں، ہماری لمیٹیشنز ہیں. یہ دیگر ممالک، گویا یہ کہ بنگلہ دیش میں بھی غالباً ہے IMF پروگرام، بٹ مطلب کہتے ہیں بھارت سے، افغانستان سے، دیگر سے کوئی موازنہ نہیں بنتا ہمارا، اسی لیے کہ ہمارے ان کے سر پہ IMF کی تلوار نہیں ہے. IMF پروگرام آپ اپنی نالائکی کی وجہ سے گئے ہیں، اپنی خامی کی وجہ سے گئے ہیں، اصلاحات نہ کرنے کی وجہ سے گئے ہیں. IMF خود تو نہیں آتا کہ نہیں میں تمہاری اصلاح کر کے جاؤں گا، آپ ان کے پاس جاتے ہیں. جی تو یہ ہم بڑی خام خیالی میں رہتے ہیں کہ ہم IMF میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. بھائی نہیں کر سکتے پھر چھوڑ دیں حکومت. یہ آپ یہ بے معنی بجٹ ہے، یقین کریں. آپ صرف عوام پر اضافی بوجھ ڈالتے ہیں، معیشت کی کوئی گروتھ نہیں ہے، ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ہماری کیفیت ہے. کہ گویا یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تو اس کا بہت ایک اہم کریڈٹ بھی لیا ہے. انہوں نے کہا مہنگائی کی شرح بھی کم ہوئی ہے، کوئی 3.something گروتھ بھی ہم اچیو کر پائے ہیں، جو کہ 0.2 سے کچھ تھی جب PDM1 کا دور تھا. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی مطلب ایک بڑا ریمارکیبل چیز ہے، ہم نے اتنا کر لیا ہے اتنے ٹائم. 4 سال میں، یہ 4 سال جو اس حکومت کے ہیں، جی یہ بدترین اکنامک پیریڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا، بدترین. آپ کیوں ایسا کہتے ہیں سر؟ مطلب ایسی آپ کیا نمبرز سٹیٹ دیکھ ہے؟ لیں، آپ نمبرز دیکھ لیں. قرضے میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اصلاحات آپ کر پائے یا نہیں کر پائے. آپ بچوں کی تعداد جو اسکول میں اس کو دیکھ لیں، پرسنٹیج آف GDP جو ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہا ہے، ہیلتھ پہ خرچ ہو رہا ہے، اس کو دیکھ لیں. رقم آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کے ملک کے اندر کوئی بھی ترقی نہیں ہو سکتی. تو یہ ہم بڑی ایک خام خیالی میں رہتے ہیں. ہمیں آج اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم ناکام ہیں، ہمیں درستگی کرنی ہے، ہمیں بنیادی اصلاحات کرنی ہے، نظام کو درست کرنا ہے. ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے. واٹ ڈو یو سے سر؟ ابھی جیسے پروفیسر احسن اقبال نے ایک اعتراف کیا تھا نا، انہوں نے کہا ہم ایکسپورٹ لیٹ گروتھ کی طرف آج تک نہیں جا پائے. یہ اعتراف کافی ہے جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں اعتراف کرنا پڑے گا؟ روڈ میپ جب آپ کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیسے گرو کرنا ہے. جہاں رول آف لا نہیں ہو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. دنیا انویسٹمنٹ سے گرو کرتی ہے. آج آپ کا اپنا انویسٹر ملک میں انویسٹ کرنے سے خائف ہے، نہیں کرتا. جبکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے بہت زیادہ فیسیلیٹیشن دے دی ہے. اب ایک SIFC بھی ہے، ظاہر ہے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے یہاں پر. حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، ہم نے ختم کر دیا ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے. یہاں جو انویسٹ کرتا ہے اس کو آپ چور کہنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ابھی کام شروع نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں پہلے ٹیکس نکالو. بھائی دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کام شروع ہونے سے پہلے ٹیکس مانگنا شروع کر دے کہ بھائی اتنے پیسے دو پھر تم کام کر پاؤ گے. دنیا سب میں، ساری دنیا میں وہ کہتے ہیں آپ یہ انسینٹیوز ہیں، آپ کاروبار شروع کریں، ہم جب آپ گرو کریں گے ہم وہاں سے پیسے کما لیں گے. سر ایک اور بات ہے شاہد صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے آپ نے پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یا گنوائے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو مطلب ہمارے بڑے دیرینہ مسائل ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل آج ہوئے ہیں. سو حکومت پھر بار بار پھر یہ بھی اس کو کنٹیسٹ کرتی ہے کہ آپ ہمیں یا ہمارے دور کو ناکام ترین پھر کیوں کہہ رہے ہیں. یہ والے ایشو کوئی آج کے تو نہیں ہیں، IMF بھی آج کا نہیں ہے. یہ جتنے ایشوز آپ نے گنوائے ہیں یہ سارے بہت پرانے دیرینہ ایشوز ہیں. تو پھر یہ کبھی بھی ایسے ہی چلتے رہیں گے. دیرینہ نہیں ہے، دیرینہ نہیں ہے. خراب سے معاملہ خراب تر ہو گیا. پہلے بھی خراب تھا، پہلے بھی کوئی ایسی اصلاحات یا نہیں تھی. جی کریکٹ. آج آپ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر اصلاحات آپ نہیں کریں گے، اس معاملے کو درست نہیں کریں گے تو آپ کا ملک نہیں چلے گا. اس بات کا اعتراف کر لیں، اس کے لیے کوئی ہاتھ پیر ماریں، درستگی کی طرف لے کر آئیں. میں ایک آپ کو میں نے بھی دیکھا نہیں ہے بجٹ، لیکن سنا ہے کہ 1000 ارب روپیہ جو صوبائی حکومتوں کی ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا اس میں کمی ہوئی ہے. بالکل. حالانکہ یہ وفاق کر نہیں سکتا جو NFC ایوارڈ ہے. چلیں آپ نے ان کو اگری کرا لیا جیسے بھی ہے، مشاورت چلی نا، ورنہ تو بجٹ 7 تاریخ کو غالباً آنا تھا، 2 روز اسی لیے ڈیلے ہوا بیکاز اب وہ اگری ہو گیا. اب اس کا یہ ایک مثبت پہلو ہے سارے معاملے کا، کیونکہ اس 1000 ارب کا 400 ارب تو سیدھا کرپشن میں جاتا ہے. کرپشن میں آپ صوبوں کو جانے کو کرپشن میں جانا، اس سے بھی زیادہ یقین کریں صوبوں میں آج 50% سے بھی زیادہ کرپشن ہو چکی ہے. PSDB کے سارے پیسے آپ ان کے منصوبے دیکھیں کہاں پہ شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں، سب صوبوں کے دیکھ لیں. تو یہ 400 ارب کرپشن میں ملک میں کمی آ گئی ہے. آج ہمارے اس ملک کے کرپٹ لوگ 400 ارب سے غریب ہو گئے. یہ تو بہت اہم بیان ہے یو سے کہ جو کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ جو میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ ایک مزید کلیئرٹی سے اس بات میں کوئی ابہام نہ رہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جو رقم صوبوں تک نہیں جائے گی وہ گویا کرپشن کی نظر جانے سے بچ گئی. جی بالکل، اس کا 40% بچ گیا. تو جو آج صوبے چلا رہے ہیں وہ 400 ارب سے غریب ہو گئے.
तो सूबे जो चला रहे हैं, मैं सूबे की बात नहीं कर रहा। अच्छा, सूबे चलाने वाले। सूबे का काम तो 600 अरब से जो खर्च होना था किसी किस्म की डेवलपमेंट पर, सूबे चलाने वाले यानी सूबाई हुकूमतें जो हैं उसके अंदर करप्शन की ये कैफियत है। तो सर फिर इसमें सब शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, सियासतदान भी हैं, सब शामिल हैं। और फिर जाहिर है ये तो हर सूबे के ऊपर ये वाली बात लागू होती है, हर सूबे में अलग पार्टी की गवर्नमेंट है जी। केपी में पीटीआई है, पंजाब में पीएमएलएन है, सिंध में पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में एक कदर मुश्तरक है सब में कि करप्शन सब सूबों में। तो इसका सर फिर बहुत ये जाहिर है एक अचंभे की भी बात है और बहुत शर्मनाक स्टैट है जी। बट मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि इसका हल फिर क्या हुआ, क्योंकि आई रिकॉल ये तो एक डायरेक्ट एक कॉन्वर्जेशन है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ एक इंटरनेशनल जगह पे एक रिपोर्टिंग का मेरा इत्तेफाक हुआ था। उन्होंने भी ये बात की थी कि ये जो सूबों को हम पैसे देते हैं, वफाक के पास कुछ भी नहीं बचता, सेंटर को एक डेफिसिट बजट से शुरुआत करनी पड़ती है, फिर उस डेफिसिट को हम फाइनेंस करते रहते हैं। तो क्या 18वीं तरमीम के स्पिरिट की ये चीज़ खिलाफ है? क्योंकि जब भी हम ये वाली बात कभी आगे भी ले जाएं, आपको पता है इस पे सारे जो 18th अमेंडमेंट के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो सामने आ जाते हैं कि आप वाई आर यू मतलब टॉकिंग अगेंस्ट द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। भाई आपने उस वक्त पूरी तरह उसको डिबेट नहीं किया, आपके वो फैसला दुरुस्त नहीं था। अब वो हो गया फैसला, सब उसको कहते हैं कभी बदल नहीं सकता। हम आइन सारा बदल देते हैं, हमने जुडिशरी का निज़ाम बदल दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन हम NFC अवार्ड को नहीं बदलेंगे। ना बदले, आप जो आइनी ज़रूरियात हैं, बिजली और गैस सूबों के हवाले कर दें, जो वेलफेयर है, जो बेस्ट का प्रोग्राम है सूबों के हवाले करें, उन्हें क्या तुम खर्च करो उस पर। जी ये तो वफाक कह भी रहा है, उस पे भी बड़े एतराज़ात हैं। ये करें ना, एतराज़ात क्या है, उनकी जिम्मेदारी है वेलफेयर, उनकी जिम्मेदारी है गैस का निज़ाम, उनकी जिम्मेदारी है बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरेस्टिंग, ये दे उनको। नहीं वो नहीं आमादा हो रहा है, ये आमादा क्योंकि काम करना पड़ता है, नुकसान होता है वहाँ पर। आज तकरीबन 1000 अरब के करीब बिजली के निज़ाम में नुकसान है जी, लॉसेस, और तकरीबन 250-300 अरब जो है वो गैस के निज़ाम में नुकसान है। और उसका खमियाजा वही लोग उठाते हैं जो मतलब वो उसके बिल्कुल जेन्युइन जो पैसे भरते हैं, उसका खमियाजा हम सब उठा रहे हैं जी। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जो GST लगा हुआ है, हर तरह के टैक्सेस हैं, ये यहाँ पर नुकसान कोई और करता है, उसका खमियाजा कोई और भुगतता है। अच्छा एक और बात है शाहिद साहब कि अब इसमें जो दीगर कहते हैं टैक्स, नए टैक्स पेयर्स हमने शामिल करने हैं अपने टैक्स नेट में, निज़ाम में, वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? इस मरतबा भी 15,000 अरब का टारगेट रखा गया है। पिछला जो गुज़िश्ता बल्कि 15.5 गालिबन, जो इससे पहले 14,000 अरब का टारगेट था वो भी अचीव ना हो पाया, इस दफ़ा और बड़ा टारगेट रखा गया है। तो ये इसमें नए टैक्स पेयर्स को क्यों नहीं ला पा रहे हैं हम सिस्टम में? ये बार बार कहते हैं हमारी विल है, सब कुछ है, हम करेंगे, व्हाई आर दे स्टिल अनएबल टू डू दिस? जो पार्लियामान के अंदर हैं, जो दूसरों पर आज बजट पास करेंगे, ये टैक्स लगाएंगे, अपना ज़रा बता दें क्या टैक्स देते हैं। दुरुस्त, ये बात हमेशा आ जाती है। वो अपने टैक्स से, मैं कह रहा हूँ एक रुपया भी नहीं देते, हाँ ठीक है। अगर उनके अखराजात हैं तो पैसे कहाँ से लेकर आते हैं? आप जाए ना वहाँ, जो आप बाहर लोग निकलते हैं 4 गाड़ियों में आते हैं, बिल्कुल ऐसे, एक गाड़ी में नहीं आ सकेंगे, बिल्कुल। उनके गार्ड्स हैं, उनके फलाने, उनके अखराजात कहाँ से पूरे कर रहे हैं? टैक्स आप देते नहीं है। तो इसलिए आज पाकिस्तान को जो ज़रूरत है, यहाँ एलीट कैप्चर है। यहाँ जो इस मुल्क की अशराफिया है, जो एलीट है, उसने निज़ाम को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रही है, अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करती है, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती है। पॉलिसीज़ जो हैं आप पाकिस्तान में बहुत आसान है, मुश्किल काम नहीं है। हर CNIC जो होल्डर है वो टैक्स पेयर है, करेक्ट। वो मुल्क में वोट डालता है, मुल्क के मामलात में हिस्सेदार है, तो वो टैक्स रिटर्न फाइल करे, करेक्ट। आपके पास मुझे नहीं पता 122 मिलियन शनाख्ती कार्ड हैं या 130 मिलियन हैं, उन सबको कहें जी तुम टैक्स रिटर्न फाइल करो, बेशक नील फाइल करो, तुम क्या तो मेरी कोई इनकम नहीं, कोई इनकम नहीं है, हाँ, लेकिन डिक्लेयर करें। जब तुम अखराजात करोगे फिर मैं पूछूंगा भाई तुम्हारे पैसे कहाँ से आए। जब तक आप ये नहीं करेंगे मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये नहीं देखती कि किसके पास इनकम है, ज़्यादा है, उसको ज़्यादा देना चाहिए, वहाँ सब बराबर है। खाकान साहब, एक आपने जब ये एलीट कैप्चर की बात की ना, इस पर अक्सर गवर्नमेंट एक और बात इसके ऊपर लाती है अपने दिफा में। वो ये कहते हैं कि हमने तो एक ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू की हुई है, जिसके तहत हमने अपने सारे एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, गैर तरक्याती हमने सारा फंड ख़त्म कर दिया है, गाड़ियाँ कम कर दी हैं, बैरूनी दौरे ख़त्म कर दिए हैं। आप उसका क्या असेस करते हैं? वो उससे कुछ एलीट कैप्चर और चीज़ है,
ऑस्टेरिटी और चीज़ है, लीड कैप्चर और चीज़ है। नहीं, जैसे आपने बताया ना कि वो 4-4 गाड़ियों में आते हैं, ऑस्टेरिटी यहाँ हर हुकूमत अपनाती है, और उस ऑस्टेरिटी के बाद मुल्क में हुकूमत के अखराजात बढ़ जाते हैं। इस दफ़े हुकूमत के अखराजात बढ़ गए हैं। ये क्या साइंस है? ये साइंस नहीं का, ऑस्टेरिटी है नहीं ना। अगर आप जहाज खरीद रहे हैं जी, वो जो जैसे पंजाब मुझे बताएं, इस मुल्क में आप यकीन करें हुकूमत के जहाज जरा गिनने शुरू करें, भाई क्या जरूरत है? आप एक पूल बना लें, 10-20 जहाज, 30 जहाज, जो 40 आपके पास हैं मुल्क के अंदर रख दें, जिसने भी इस्तेमाल करने पैसे दे और इस्तेमाल करें। इस तरह चलता है ना मुल्क। करेक्ट जी। यहाँ हर आदमी ने अपने जहाज खरीद लिए, हर सूबे ने खरीद लिए। बिल्कुल। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? क्या जरूरत है आपको? कौन सी ऐसी अर्जेंसी आपकी जिंदगी में कि आप जहाजों पर गुजारा नहीं कर सकते? आप यकीन करें, जहाज इस मुल्क में हैं, बड़े बड़े ममालिक में नहीं है, उनके सदूर के पास नहीं है, अमीर मुल्कों के पास नहीं है, हम गरीब मुल्क जहाज उड़ा रहे हैं। तो ऑस्टेरिटी एक तरफ है, हुकूमत की पॉलिसी ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करना, ये अपने आप को बचाना, ये अशराफिया का कैप्चर है। अच्छा, एक और अहम पहलू है सर कि अभी बजट से बिल्कुल एक रोज़ पहले ये एक खबर उड़ी कि खान साहब अडियाला में हैं और उनको वहाँ से कहीं मुंतकिल कर दिया गया है। फिर उसकी तरदीद भी आ गई गवर्नमेंट क्वार्टर्स से कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कई लोग इस पे फिर भी ये हिंट करते रह गए कि शायद किसी लेवल पे कोई मुशावरत के लिए या बजट में कुछ आसानी पैदा करने के लिए, ताकि उसका पैसेज हो जाए और खुश असलूबी से हो जाए, मे बी कोई इस तरह की कोई टॉक्स हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी एक बयान दिया है, वो भी बड़ा अहम है। वो कहते हैं कि हम रात के अंधेरे में मुलाकात नहीं करेंगे खान साहब से। प्रॉबेबली ही वाज ऑफर्ड और हिज पार्टी वाज ऑफर्ड। देखिए, बजट जो है ये अक्सरियत से पास होता है जी। हुकूमत के पास हमेशा अक्सरियत होती है। हमारी पार्लियामान की हालत ये है कि हम रात के अंधेरे में 2/3 अक्सरियत से हम आइन की तरमीम कर देते हैं। बजट पास करना कोई मुश्किल नहीं है हुकूमत के लिए, किसी की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये जैसे पीपल्स पार्टी के साथ दो, आपने ये इब्तिदाई में ही फरमा दिया था कि ये गैर ज़रूरी बात है। बिल्कुल, आपने तो एक बड़े कोर इशूज़ पे आपने बात की। लेकिन सर, इसीलिए मतलब आई एम कंपेल्ड टू आस्क यू, बिकॉज ये चीज़ें चल रही हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में उनको गवर्नमेंट जो है वो उनको दी है और उनको बुलाया गया है। फिर कश्मीर में इंटरेस्टिंगली वहाँ पर भी वो जॉइंट एक्शन कमेटी, उसको कल अदम करार दिया है, वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। हमारे कल के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी इसकी भरपूर मुखालफत करके गई कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। ये तक उन्होंने कहा कि हमारे जो वहाँ पीएम हैं एजेके वाले, वो बिल्कुल बेख्तियार हैं, उनसे पूछा ही नहीं जाता। तो ये भी एक अजीब तरह का मतलब केओस है ना सियासी तौर पर। नहीं, ऐसी बात नहीं, यहाँ के पीएम भी बेख्तियार है। हर पीएम जो आता है बाद में कहता है मैं बड़ा बेख्तियार था जी, तो सब बेचारे मजबूर नजर आते। हाँ। ये इस तरह मुल्क नहीं चलते जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं। हम समझते हैं कि जीबी जो है ये हमारी कोई वो जागीर है और वहाँ पर हम जाके बांटेंगे उनको कि भाई तुम आज पीपल्स पार्टी को दे देते हैं, कल नून लीग को दे देंगे, परसों पीटीआई को दे देंगे। इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपको इलेक्शंस में फेयरनेस, आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, लोगों से बात कर ले, नहीं है फेयरनेस। हर आदमी कहता है भाई यहाँ तो ये हुआ, पहले भी होता रहा, कहता आज भी हो रहा है। हम हर चीज। और जो आप ये कहते हैं, हर वज़राए आज़म ये कहते हैं हम बेख्तियार थे, नहीं, जब वो निकलते कहते हैं मेरे में तो कोई इख्तियार नहीं था। जब ये अब मजे की बात है, निकलते हैं तो ये बात होती है। मैं कहता हूँ मैं पूरा इख्तियार मेरे पास था। आप, हाँ, ये मैं आपसे मैं हमेशा कहता हूँ मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा, आपको इसमें कभी कोई गवाहत पेश नहीं है? नहीं। और इंटरेस्टिंगली आप शायद वाहिद ही होंगे जिन्होंने ये वाली बात कही भी नहीं आफ्टर स्टेपिंग आफ्टर योर टेन्योर वाज ओवर। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस सर, बहुत शुक्रिया। एक बड़ी नाजरीन सहर हासिल, तकनीकी सियासी दोनों एतबार से गुफ्तगू थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स टू शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अल्लाह हाफिज़।